नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, मेंटेनेंस एक ऐसा केस है जो कि पति पर भारी पड़ जाता है। कब? जब पत्नी जो है वो मेंटेनेंस का केस कर देती है और उससे एक भारी भरकम रकम मांगती है। आप आज जो मेंटेनेंस का केस की मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप भविष्य में बहुत बड़ी गलती कर दें, भूल कर दें और उसके बाद आपको पछताना पड़े और आपकी कोई भी ना सुने। क्योंकि मेंटेनेंस का केस ही एक ऐसा है जो कि हर पत्नी जो है वो लड़ाई झगड़ा करती है। पहले तो हो सकता है कि मेंटेनेंस केस करे या फिर 498 केस करे। दोनों में से कोई सा भी केस आपके ऊपर सबसे पहले आ सकता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप बचें इन चीज़ों से और सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि हम क्या डिज़र्व करते हैं। मेंटेनेंस की जो केस की प्रक्रिया है वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना पूरा। और अगर आप पूरी बात से वाकिफ़ होंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आप आसानी से इन सब केसेस को जीत भी जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मेंटेनेंस का जो केस है वो जब फाइल होता है तो फाइल कितने प्रकार से होता है। देखिए, फाइलिंग का जो सिस्टम है वो यही है कि लड़की जो है एक मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन बनाती है और उसके बाद माननीय न्यायालय में दाखिल कर देती है। उसके बाद आपके पास नोटिस आता है। अब आपके नोटिस आने के बाद जो है आप उसको या तो आप रिसीव कर लेते हैं, तो ये रिपोर्ट लग के पहुंच जाती है कोर्ट में और आपका ये बताया जाता है कि आपको रिसीव हो गया है। या फिर अगर मान लीजिए आपने रिसीव कर लिया और फिर आप किसी कारणवश नहीं गए या आप सोचते हैं कि भाई बहू है, पत्नी है, आप उससे समझौता चाहते हैं, समझौते के आधार पर ख़त्म हो जाए चीज़ें, तो वो भी आप सोचते हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं जा पाते हैं या फिर कुछ लोग अपीयर हो जाते हैं। अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया आपको समझ में आने शुरू होती है और आप कोर्ट में लगातार पहले आप जैसे अपीयर होंगे उसके बाद आपको इंटरनल मेंटेनेंस के लिए आपके पास एप्लीकेशन आएगी। उसके बाद फिर आप उस पर बहस करेंगे, फिर प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ये एक मतलब प्रोसेस है जिस दौरान आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब ये 2 तरीके से हो जाता है, एक तो होता है कंटेस्टेड, एक हो जाता है एक्स पार्टी। अब एक्स पार्टी मैं बताना चाहूँगा और कंटेस्टेड ये भी क्या होगा, दोनों क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्स पार्टी मतलब कि आपको जानकारी नहीं मिली किसी प्रकार से या फिर पत्नी ने आपको नोटिस भिजवाया, कोर्ट ने आपको नोटिस दिया या आप नहीं जा पाए किसी कारण, बस आपको कोई बीमारी हो गई या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई आपके लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको सामने आपके आ गई हैं और अब आपके लिए ये चीज़ें जो प्रक्रिया आपको फेस करनी ही करनी है। तो अगर आपको फेस करनी है तो आपको फिर डरना किस बात का है। आप अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने रखें और आपको न्याय में ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर मेरी बात सुनी नहीं जाती है कोर्ट में। आपकी बात सुनी जाएगी, आप अपनी बात को सही तरीके से रखें तो। और सही तरीके से और सही समय पर आप वो चीज़ें रखेंगे ना तो 100% आपकी बात सुनी भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ महिलाओं के लिए कानून बनाएगी तो उसी की सुनी जाएगी। अगर वो गलत है तो उसको भी कहीं न कहीं नेगोशिएट किया जाएगा और कहीं न कहीं वो चीज़ें सामने आएँगी माननीय न्यायालय के, हाँ, ये महिला गलत है। तो जो कोर्ट है, कोर्ट में देखिए कौन लोग जाते हैं, हालाँकि आज के टाइम में सिस्टम उल्टा हो गया है कि जो गलत कर रहे हैं वही लोग कोर्ट के सामने जा रहे हैं कि भाई हमारे साथ में गलत हुआ, लेकिन उनके साथ गलत नहीं हुआ, वो गलत करने जा रहे हैं। कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो वही लोग खटखटाते हैं जो पीड़ित होते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ महिलाएँ जो है वो सिर्फ़ पैसा ऐंठने के उद्देश्य से या उनका शोषण करने के उद्देश्य से वो कोर्ट जाती हैं और अपनी एप्लीकेशन दायर कराती हैं और मेंटेनेंस केस बनवा लेती हैं। तो ये आपके लिए मेंटेनेंस बंधने से पहले प्रक्रिया करनी है। मेंटेनेंस केस आपको आपको जो जो मेंटेनेंस है वो उसको बंधने ही नहीं देना है। आप अपनी बात रखें और स्पष्ट रूप से रखें और एक अच्छा वकील ज़रूर करें, जो कि आपकी हर एक बात, छोटी से छोटी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रख सके और न्यायालय जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपको रिलीफ दे। ये आपको बहुत ज़रूर करनी है। ये आपको समझनी है। खुद मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको अच्छा एडवोकेट कैसे चाहिए आपके लिए, तो वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आपको एक अच्छा एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बातों को सुनकर वो माननीय न्यायालय को कोर्ट में पेश करें और उन सब बातों से कन्विंस करें। तो कन्विंस करने की पावर अगर आपके एडवोकेट की अच्छी है तो मैं कहता हूँ कि आप केस जीत जाएंगे और हो सकता है कि आपका जो मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधवाया गया है या तो वो बहुत मिनिमम, बहुत कम से कम आपके ऊपर लागू हो या फिर अगर लागू ना हो तो खारिज भी हो सकता है वो। तो ये आपको करना है किस तरीके की। आज के टाइम में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आ चुके हैं जिनके आधार पर
हर पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदारी भी नहीं होती है। आपने ये कह दिया कि मेरी पत्नी है, पत्नी, आपने ज़्यादातर मोस्टली कॉमन ये सुना होगा अधिकतर वकीलों के नाम से कि अगर आपकी पत्नी है तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। और ये जो कहते हैं कि मेंटेनेंस पत्नी है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, तो उनके लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं, वो भी आप उनको दिखा दें कि ये देखो यहाँ पर डिसमिस हुआ है ये मेंटेनेंस का केस, तो आपको उनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है। तो आप इस चीज़ से ना घबराएं कि पत्नी है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर पत्नी आपकी अच्छी है, सक्षम है, कमाने में सक्षम है, कमाती है, खाती है, अच्छी जीवन जी रही है, तो फिर उसको क्या मेंटेनेंस जरूरत है? मेंटेनेंस उनके लिए जरूरी है जो किसी प्रकार से अपना स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकती हैं, उनके लिए। और जो महिलाएं अच्छे से कमा रही है तो फिर उसमें आप कैसे क्या जरूरत है उनके लिए? बहरहाल बात करते हैं कि पूरी प्रक्रिया की, कि अगर मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर फाइल कर दिया गया है और अब आपको नोटिस रिसीव हो गया है, या फिर नोटिस रिसीव होने के बाद आप नहीं जा पाए और आपके पास वारंट आया, रिकवरी वारंट आया, तो आपको जाना हुआ, तो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो यही है कि आप सबसे पहले, मैं पहले अपीयरेंस वाली बता देता हूँ, फिर नॉन अपीयरेंस वाली बता देता हूँ। अगर आप जाते हैं कोर्ट में और नोटिस आपको रिसीव हुआ, आप कोर्ट में जाते हैं, तो आपको पहले इंटरिम आपकी एप्लीकेशन आ सकती है, उसके बाद इंटरिम पे बहस करेंगे, आपको इंटरिम कुछ ना कुछ दिया जाएगा, देना पड़ेगा या फिर ना देना पड़ेगा, दोनों संभावना है। उसके बाद फिर अगला एफिडेविट दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो दोनों तरफ से, आपकी दोनों तरफ से फिर जिरह होगी, फिर बहस होगी और बहस के बाद फिर फाइनल जजमेंट आ जाएगा। एक ये तरीका है अगर कंटेस्टेड आप लड़ते हैं तब। दूसरा, अगर आप नहीं जा पाए किसी कारणवश और आपका एक्सपार्टी हो गया और एक्सपार्टी के बाद अब नोटिस आया आपके पास, आप वारंट आ रहा है आपके पास में, तो आपको जो भी अब तक का रिकवरी वारंट है उसका 50% आपको जमा करना पड़ेगा कोर्ट में, तब जाके आपकी कोर्ट बात सुनेगी। या फिर आप उसके बाद 126(2) CRPC के तहत एप्लीकेशन देंगे उसको रिकॉल कराने के लिए कि भाई मेरी बात सुनी जाए। तो आप इस प्रक्रिया में जो भी आपके ऊपर पेमेंट जमा मतलब बना है, अब तक का जो ड्यू हुआ है, एरियाज हुए हैं, उनको आपको उसका 50% आपको जमा करना पड़ेगा। आपको ऑनरेबल कोर्ट की ये चीज़ें समझ लीजिए इन चीज़ों को, ये ऑनरेबल कोर्ट जो है चाहता है कि 50% जमा हो जाए। तो आपको उसके बाद फिर रिकॉल सुना जाएगा, रिकॉल आपको होगा सेटिस्फाइड होते हुए, फिर आपको दोबारा से प्रक्रिया फर्स्ट से शुरू हो जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर हम तो मेंटेनेंस देंगे नहीं, तो देखिए कोर्ट का, न्यायालय का अगर आदेश है आपके पास में तो आपको मानना ही पड़ेगा, राजी राजी कुराजी मानना पड़ेगा आपके लिए, कैसे भी है। लेकिन तो आपको तरीका वही है कि आप पहले से पहले इन सब चीज़ों के लिए एडवांस में तैयार हो जाए। पहली बात, पत्नी से झगड़ा होना नहीं है आपका, अगर हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की संभावना हो तो करें, नहीं है तो फिर आपको तैयारी कर लेनी है, फुल तैयारी। अब लड़ना है, लड़ने के लिए आपके लिए बेहतर एडवोकेट और आपकी भी बेहतर एक जो मतलब आपकी भी टीम मैनेजमेंट होना चाहिए इसमें, कि आपको पता लगना चाहिए कि सर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर ये है, पढ़ना लिखना समझना हर चीज़ आपको भी करना है अगर आप पढ़ लिखें तो। क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे एडवोकेट को, एडवोकेट सपोर्ट करेगा माननीय न्यायालय के लिए, वहाँ पर जाकर ऐसी चीज़ें। तो आपको ही यही बात प्रक्रिया करनी है। और जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हमें नहीं देना है, हम नहीं ना रखेंगे ना देंगे मेंटेनेंस, तो आप ऐसी चीज़ें मत बोलिए कि ना रखेंगे ना देंगे। अगर संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आप साथ में रहने की, तो रहिए, लेकिन मेंटेनेंस आपको ऑनरेबल कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस जो है वो ये पत्नी जो है हकदार नहीं है। अगर हकदार नहीं है आपने ये बात प्रूफ कर दी, तो मैं कहता हूँ 100% आपका डिसमिस हो जाएगा आपके ऊपर जो मेंटेनेंस का केस है। और अगर नहीं हुआ तो फिर वो जो आपको अमाउंट बांध दिया जाएगा, आपको चाहे एक्सपार्टी हो या कंटेस्टेड हो, वो फिर आपको देना ही पड़ेगा एनी हाउ। और उसके लिए अगर फिर भी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ लोअर कोर्ट ने आपके ऊपर बांध दिया है, तो फिर आपके ऊपर रास्ता है, नीचे आप थोड़ा बहुत पे करते रहिए और ऊपर मेंटेनेंस के लिए वो अपील कर दीजिए उसमें कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो ये ऑर्डर हुआ है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसके लिए मेरी बात नहीं सुनी गई, जो भी मैटर आपके है। तो आप अपील करते हुए वहाँ पर से कुछ अमाउंट आपको देने का नीचे आदेश हो जाएंगे, आप इतना अमाउंट दे दीजिए, तो वो कंसिडरेबल अमाउंट आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके से इस केस को फाइट करना है। इस केस को हल्के में ना लें, ये अपने आप में कमर तोड़ केस है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए लड़ेंगे नहीं और लाइटली लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएंगी आपके लिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे पास 1 लाख ड्यू हो गया, 2 लाख ड्यू हो गया। अरे ड्यू होने मत दीजिए ना, या तो आप पहले से पहले उसको लड़िए वेल प्लानिंग के साथ में, और अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए आप पे करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। और कोई भी कोर्ट आपको फिर बात आपकी भी नहीं सुनी जाएगी, भाई आपने कहीं ना कहीं जानबूझ की चीज़ें नेगलेक्ट करी है। तो आपको वो चीज़ें समझनी है और आपके लिए ही
लड़ना है। और अगर कोई भी लीगल एडवाइस अगर आप इसके संबंध में हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना, आपसे बहुत धन्यवाद।